हेलो बच्चों, वाजपेयी क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम शुरू करेंगे बेटा फर्स्ट पेपर फिजिक्स का लेसन नंबर 2 गॉस थ्योरम यानी गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय में सबसे पहले हम आपको बताएंगे बेटा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है और किस पृष्ठ के का एरिया वेक्टर किधर की ओर होता है। तो सबसे पहले हम एक बनाएंगे यहाँ पर बेटा घन, और इसका एरिया वेक्टर आपको बताना चाहेंगे। ये बन गया आपका घन कुछ इस तरीके से बेटा। इसके देखिए 6 सरफेस बेटा, कितने सरफेस हैं? 6 सरफेस हैं। सरफेस नहीं फलक, जैसे लूडो का पासा होता बेटा। तो इसमें ये एक सरफेस है, एक ऊपर, एक इधर, एक नीचे, एक पीछे। इसके 6 सरफेस बेटा, और अलग अलग सरफेसों का बेटा एरिया वेक्टर अलग अलग तरीके से होता है बेटा। जिस पृष्ठ का एरिया वेक्टर, जिस सरफेस का एरिया वेक्टर होता है बेटा, उस सरफेस से बेटा परपेंडिकुलर और दूरी की ओर होता है। जैसे कि हम आपको बता दें इस वाले पृष्ठ का जो एरिया वेक्टर होगा, जो घन आप देख पा रहे हैं, इस वाले जो पृष्ठ का एरिया वेक्टर होगा बेटा, तो इससे दूर की ओर होगा। इस वाले पृष्ठ का जो एरिया वेक्टर इससे दूर का, और जो निचले फलक का होगा नीचे की ओर। इधर वाले फलक का बेटा हमारे तरफ, इधर इस साइड में, और उधर वाले पृष्ठ का बेटा एरिया वेक्टर उस तरफ। ऊपर वाले पृष्ठ का बेटा एरिया वेक्टर सबसे ऊपर, और पीछे वाले पृष्ठ का बेटा एरिया वेक्टर पीछे के ऊपर परपेंडिकुलर। यानी जिस पृष्ठ का एरिया वेक्टर होता है बेटा, उस पृष्ठ से परपेंडिकुलर और उस पृष्ठ से दूर की ओर होता है। तो जैसे सपोज दैट इसका एरिया वेक्टर इस वाले पृष्ठ का बता चुके हैं इस तरफ, और इस वाले पृष्ठ का बेटा एरिया वेक्टर ऊपर की ओर, और इस वाले पृष्ठ का बेटा एरिया वेक्टर इस साइड में। निचले पृष्ठ का बेटा जो एरिया वेक्टर नीचे, और पीछे वाले पृष्ठ का बेटा एरिया वेक्टर पीछे की ओर। सपोज दैट एक सिलेंडर ले लेते हैं बेटा। सिलेंडर में हम देखेंगे एरिया वेक्टर की सरफेस का किधर है। ये बेटा जो निचला सरफेस आप देख पा रहे हो स्फेरिकल टाइप का है, तो इसका एरिया वेक्टर बेटा नीचे की ओर। कहाँ बेटा? नीचे की ओर एरिया वेक्टर होगा। और ऊपरी सरफेस का बेटा एरिया वेक्टर कहाँ होगा बेटा? ऊपरी की ओर, ऊपर की ओर। निचले पृष्ठ का बेटा एरिया वेक्टर नीचे, और ऊपरी पृष्ठ का बेटा एरिया वेक्टर ऊपर की ओर। सपोज दैट इस साइड में कोई थोड़ा कटिंग कर देती है बेटा, तो ये कटिंग वाले भाग का बेटा एरिया वेक्टर उस साइड में इधर इस तरीके से आएगा बेटा एरिया वेक्टर। और सपोज दैट इस साइड में कटिंग करते हैं बेटा, तो इसका एरिया वेक्टर बेटा इस साइड आएगा। कहने का मतलब बेटा जिस पृष्ठ का एरिया वेक्टर होता है उस पृष्ठ से बेटा लंबवत और दूरी की ओर होता है। तो एरिया वेक्टर शायद आपके समझ में आ गया हो। तो अब हम शुरू करेंगे बेटा गॉस। अब स्केल लगाएंगे वैद्युत फ्लक्स बेटा। क्या स्केल लगाएंगे बेटा? वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स देखिए क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स बेटा। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है बेटा? ये एक कोई काल्पनिक पृष्ठ बेटा इस तरीके से, ये कोई काल्पनिक पृष्ठ है जो आप किताब की तरीके से देख पा रहे हो। तो यहाँ ये बेटा एक समय वैद्युत क्षेत्र में रखा है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? यानी ये वैद्युत बल रेखाएं जा रही बेटा, वैद्युत बल रेखाएं जितनी एरिया घेरती हैं, जितनी एरिया कवर करती है बेटा, वो घिरी हुई एरिया का वैद्युत क्षेत्र कहलाती है। तो ये वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, ये काल्पनिक पृष्ठ किताब की तरीके से बेटा। और ये वैद्युत बल रेखाएं इसको छेद करके आर पार जा रही है। तो ये वैद्युत बल रेखाएं बेटा इसको छेद करके आर पार जा रही है बेटा। तो जो वैद्युत बल रेखाएं इस सरफेस को, इसके सरफेस को बेटा, जो काल्पनिक पृष्ठ रखा हुआ है, इसके सरफेस को जो छेद करके आर पार जा रही है बेटा, तो इन्हीं रेखाओं की जो संख्या होती है उसकी माप को बेटा हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये बेटा इनका पूरा ग्रुप क्या है बेटा? वैद्युत फ्लक्स है। क्या है बेटा? वैद्युत फ्लक्स। क्या है बेटा? वैद्युत फ्लक्स। ये बेटा रेखाओं का जो ग्रुप है, रेखाओं का समूह है, ये बेटा वैद्युत फ्लक्स है। तो लेकिन ये ध्यान रखना बेटा, जो वैद्युत बल रेखाएं बेटा इस पृष्ठ के इसको छेद करके जानी चाहिए, ना कि स्पर्श करके। सपोज दैट ये कोई रेखा
इस तरीके से यहाँ से गुजर रही वैद्युत बल रेखाएं। दूसरा फिगर बेटा, दूसरा फिगर बेटा, तो यहाँ से देखो, यहाँ बना लेते हैं तो देखेंगे यहाँ बेटा ये जो है रेखाओं का समूह है। ये जो रेखाओं की माप बेटा जो इस पृष्ठ को छेद करके आर पार जा रही है बेटा, तो इन रेखाओं के समूह को बेटा हम क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। पर ध्यान रखना बेटा ये रेखाएं इस पृष्ठ को छेद करके ही जानी चाहिए, ना कि स्पर्श करके। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस तरीके से कुछ रेखाएं जा रही हैं, सपोज दैट इस तरीके से, इस तरीके से नीचे की ओर जा रही है। तो हमको ये पता चल रहा है कि बेटा रेखाएं इस पृष्ठ को छेद नहीं रही हैं। ये रेखाएं जो जा रही हैं तो इस पृष्ठ को बिल्कुल स्पर्श करते हुए इस तरीके से निकल रही है नीचे की ओर। तो बेटा यहाँ पर देख पा रहे हैं एक भी रेखा इस पृष्ठ को छेद नहीं रही है, तो इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा यानी कुल वैद्युत फ्लक्स होगा कितना होगा बेटा? कुल वैद्युत फ्लक्स 0 होगा। क्या होगा? 0। क्योंकि यहाँ पर हमें पता चला कि कोई भी रेखा इस पृष्ठ को छेद के नहीं जा रही है, केवल स्पर्श कर रही है। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इस पृष्ठ को बेटा रेखाएं छेद करके जा रही हैं। तो जो रेखाएं पृष्ठ को बेटा छेद करके आर पार जाएंगी, उन्हीं रेखाओं के ग्रुप को, उन्हीं रेखाओं के समूह को, उन्हीं रेखाओं की संख्या की माप को बेटा वैद्युत फ्लक्स बोलेंगे। यदि कोई रेखाएं स्पर्श कर रही हैं, छेद नहीं रही है पृष्ठ बेटा, तो उसका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा 0 होगा। तो यहाँ पे अब इसकी डेफिनेशन बताएंगे आपको। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या है बेटा, तो इसकी डेफिनेशन जैसे कि लिखी है, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की बेटा माप को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से हम क्या करते हैं बेटा? रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स जैसे कि इससे पहले भी जस्ट बताए हैं बेटा, जो ये आपका काल्पनिक पृष्ठ बेटा किताब की तरीके से बेटा ये कहाँ रखा है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान बेटा वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। ये वैद्युत बल रेखा है, इसके इस वाले पृष्ठ बेटा आर पार छेद करके और कुछ इस तरीके से निकल रही बेटा। तो इन रेखाओं की संख्या की जो माप है बेटा, इन रेखाओं की संख्या की माप जो इसको छेद के निकलने वाली बेटा, इन रेखाओं की संख्या की माप को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। वैद्युत फ्लक्स जो रेखाएं आर पार छेद करके निकल रही है और जो रेखाएं स्पर्श करके निकल रही है। सपोज दैट बेटा कोई रेखा इस तरीके से स्पर्श करके निकल रही है, इस तरीके से स्पर्श करके निकल रही है, तो बेटा इस तरीके से रेखाएं बेटा ये वैद्युत फ्लक्स की श्रेणी में इसको काउंट नहीं करेंगे। सपोज दैट कोई रेखा इस तरीके से निकल रही है बेटा, इस तरीके से, तो इनको वैद्युत फ्लक्स की श्रेणी में काउंट नहीं किया जाएगा। वैद्युत फ्लक्स की श्रेणी में काउंट केवल इन्हीं रेखाओं को किया जाएगा जो इसके पृष्ठ को छेद करके बेटा आर पार निकल रही है। और ये वाली वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत फ्लक्स की श्रेणी में भाग नहीं ले सकती हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या है बेटा? ठीक है, गंदा हो गया। देखिए किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी काल्पनिक पृष्ठ से बेटा होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की बेटा माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं। तो ये बेटा क्या हो गया आपका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। इसका सिंबल फाई ई है। यहाँ से देखेंगे बेटा फाई ई, ये वैद्युत फ्लक्स का बेटा फार्मूला फाई ई बराबर ये cos थीटा। और राशि कैसी बेटा? ये सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। कैसी क्वांटिटी बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। ये बेटा वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मात्रक क्या बेटा? ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम और ये इंटू ये एरिया है, इसका मात्रक बेटा मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब इसकी हम डायमेंशन देखेंगे बेटा, विमा देखेंगे तो न्यूटन की विमा एम एल टी की पावर -2 बेटा अपॉन में कूलम की 80 हो गई। उसके बाद में यहाँ बेटा इंटू मीटर एल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से फाइनल डायमेंशन बेटा होगी एम ए की पावर नीचे प्लस से ऊपर जाएगी -1 और ये एल स्क्वायर यहाँ से एल की यहाँ से एल क्यूब बन जाएगा।
टी की पावर बेटा -2 है, और ये नीचे पॉजिटिव पावर ऊपर जाएगी, नेगेटिव में जाएगी बेटा, तो माइनस का 3 पावर, तो एम ए की पावर -1 एन क्यूब टी की पावर -3 इसकी डायमेंशन हो गई। समझ में आया? नोट कर लें, जो बच्चे नोट करना चाहते हैं नोट करें बेटा, नोट करें, पास करके नोट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को कि एक घन है बेटा, तो घन के प्रत्येक सरफेस से, प्रत्येक फ्लक्स से बेटा आपको नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा फाइंड करना है। तो यहाँ पर प्रश्न है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। घन के प्रत्येक फ्लक्स से बेटा गुजरने वाला घन के प्रत्येक फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। तो एक घन है यहाँ पे, ये घन है बेटा, यहाँ से इसके प्रत्येक सरफेस से बेटा, इसके कितने सरफेस हैं जैसे कि अभी बताया था 6 सरफेस बेटा, जैसे लूडो का पासा बेटा, एक ये एक ऊपर एक नीचे एक पीछे की ओर, तो 6 सरफेस है बेटा। ये टोटल सरफेसों से अलग अलग आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं बेटा, यहाँ पे अभी हम कंप्लीट फिगर में कुछ इस तरीके से बेटा, ये वाई डायरेक्शन पॉजिटिव, ये वाई डायरेक्शन नेगेटिव है, ये एक्स डायरेक्शन बेटा इस तरीके से, एक्स डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन नेगेटिव, कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। और जो आपकी इलेक्ट्रिक वैद्युत बल रेखाएं दी गई है वो कुछ इस तरीके से हैं। बस इस तरीके से बना रहे हैं, फिगर होना गंदा हो जाएगा। ये वैद्युत बल रेखाएं, तो वैद्युत बल रेखाएं जैसा कि हम देख रहे हैं बेटा, उस साइड में गमन कर रही है बेटा, तो इसका जो वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगा बेटा, उस साइड में, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं बेटा उस साइड में गमन कर रही हैं। तो प्रत्येक फ्लक्स का आपको निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जैसे कि इस वाले पृष्ठ का हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखें, ये जो सामने वाला फ्लक्स है ये वाला बेटा, ये वाला, इसकी साइड बेटा ए मान लीजिए, ये भी ए है, प्रत्येक साइड इसकी ए है बेटा। तो ये पहला सरफेस बेटा, तो इस सरफेस से बेटा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, यहाँ से फार्मूले से फाई इक्वल टू ई cos थीटा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि इस पृष्ठ का जो एरिया वेक्टर होगा बेटा, इस पृष्ठ का एरिया वेक्टर इस साइड, और वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी बेटा वो इस साइड, वैद्युत क्षेत्र इस तरफ और एरिया वेक्टर इस तरफ। तो वैद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर के बीच कितने का बनेगा बेटा, 90। वैद्युत क्षेत्र ये मान लो सपोज दैट ये वैद्युत क्षेत्र है और ये एरिया वेक्टर, तो इसका एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से, इसका एरिया वेक्टर ऐसे, और वैद्युत बल रेखा बेटा जो इस तरीके से आ रही है, तो इसके बीच बेटा 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर बेटा इससे निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो ई ए अवकाश 90 डालेंगे बेटा, यहाँ पे ये cos 90 की वैल्यू 0, ये पूरा मामला 0 हो जाएगा। ये मान लो पहला सरफेस मान लीजिएगा, तो यहाँ से बेटा पहले सरफेस से बेटा जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो 0 होगा। अब हम पीछे वाले सरफेस की बात कर लेते हैं, जो जस्ट इसके पीछे वाला सरफेस बेटा, वहाँ से कितना आएगा, तो वहाँ पे बेटा वैद्युत बल रेखाओं की जो डायरेक्शन बेटा, वैद्युत बल रेखाएं देख पा रही हैं इस तरीके से गमन कर रही हैं, तो वैद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन इस तरीके से, वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है इस तरीके से,
और पीछे वाले पृष्ठ का जो एरिया वेक्टर बेटा होगा वो क्या होगा, इस तरीके से होगा। पीछे वाले पृष्ठ का समझो, पीछे वाले पृष्ठ का बेटा एरिया वेक्टर पीछे की ओर और ये वैद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन इस तरफ। तो पीछे वाले पृष्ठ पे भी एरिया वेक्टर जो होगा वो वैद्युत बल रेखा के साथ 90 डिग्री कोण बनाएगा। वैद्युत बल रेखा इस तरीके से है और एरिया वेक्टर पीछे पृष्ठ का इस तरीके से पीछे की ओर गया होगा, तो 90 डिग्री वहां भी एंगल होगा ना, तो वहां का भी जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो फाई बराबर ये cos थीटा से बेटा निकालेंगे तो वो कितना आएगा बेटा, E a और cos 90 डाल देंगे बेटा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा बेटा ये cos 90 की वैल्यू 0, तो पूरा एरिया इसका सब मामला इसका 0 हो जाएगा। तो इसमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पीछे वाले पृष्ठ का बेटा 0 हो जाएगा, इसको सेकेंड सरफेस मान लो। उसके बाद बेटा थर्ड सरफेस से गए, अब थर्ड सरफेस का बेटा हम नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। थर्ड सरफेस ये ऊपर वाला जो सरफेस है बेटा, तो ऊपर वाले सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ होगा बेटा, ऊपर की ओर होगा। हमने आपको बताया था कि सरफेस का एरिया वेक्टर होता है उस सरफेस के बेटा परपेंडिकुलर और दूरी की ओर होता है। तो ऊपर वाले सरफेस का बेटा एरिया वेक्टर ऊपर की ओर और वैद्युत बल रेखा इस तरीके से, तो ऊपर वाले में हमें ये पता चला कि 90 डिग्री के एंगल बनेगा। भाई इसका एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से एरिया वेक्टर ऊपर वैद्युत बल रेखा इस तरीके से, तो एंगल कितना बना एरिया वेक्टर और वैद्युत बल रेखा के बीच में 90 डिग्री। तो थर्ड सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा बेटा वो आएगा यहाँ से ये cos थीटा से, तो फाई ई ये थर्ड सरफेस का बेटा यहाँ से ये cos 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू बेटा 0, तो यहाँ से बेटा क्या होगा ये सब 0 हो जाएगा। वेक्टर लगाना चाहे वेक्टर लगा सकता हूँ, वेक्टर क्वांटिटीज है तो ये 0 हो जाएगा। देखो जिस पृष्ठ का एरिया वेक्टर होता है, समझो जिस पृष्ठ का एरिया वेक्टर होता है उस पृष्ठ से क्या होता है लंबवत होता है, यानी परपेंडिकुलर ऊपर की ओर। तो इसका एरिया वेक्टर ऊपरी पृष्ठ का जो एरिया वेक्टर बेटा ऊपर की ओर, इसका एरिया वेक्टर ऐसे और वैद्युत बल रेखा बेटा इस तरीके से, ये वैद्युत बल रेखा बेटा वैद्युत बल रेखा ऐसे, इसका एरिया वेक्टर ऊपर की ओर, तो cos 90 डिग्री बन रहा है। जो ये थीटा होता है बेटा थीटा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, तो जो थीटा होता है वैद्युत क्षेत्र और एरिया के बीच का होता है, एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र के बीच का जो एंगल होता है वो थीटा होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट बताएं, नोट करो, पास करके नोट करो बेटा, नोट करो। अब फोर्थ सरफेस का बेटा हम नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। फोर्थ सरफेस यानी थर्ड ऊपर वाला, तो फोर्थ इसके नीचे वाला, जस्ट नीचे वाला, तो यहाँ का बेटा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम फाइंड करेंगे फोर्थ सरफेस का। तो यहाँ से बेटा ये cos थीटा से, ये cos थीटा से, तो इसका एरिया वेक्टर बेटा निचले वाले सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा बेटा वो कहाँ होगा नीचे की तरफ, तो इसका एरिया वेक्टर नीचे और वैद्युत बल रेखा है इस साइड, तो वहां भी बेटा 90 डिग्री का एंगल बनेगा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के मिड में। इसका एरिया वेक्टर निचले सरफेस का इधर नीचे की ओर और वैद्युत बल रेखा इस तरीके से, तो 90 डिग्री वहां भी बनेगा बेटा। तो यहाँ से बेटा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा फोर्थ सरफेस का E a cos 90, तो cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा ये का जो मीटर पूरा 0 हो जाएगा बेटा। तो फोर्थ सरफेस से भी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा 0 आ रहा है। अब हम बात करेंगे फिफ्थ सरफेस की, तो जो ये वाला सरफेस आप देख पा रहे हो इस तरीके से, ये वाला सरफेस, इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर बेटा, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इस तरीके से और वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है बेटा वो उस तरीके से, वैद्युत बल रेखाएं इस तरीके से जा रही हैं, इसका एरिया वेक्टर बेटा इस तरीके से आएगा, तो एरिया वेक्टर इसका कुछ इस तरीके से होगा। देख पा रहे बेटा इस वाले सरफेस का जो एरिया वेक्टर है इस तरीके से, वैद्युत बल रेखा इस तरीके से, एक दूसरे के कहने का मतलब ये है कि अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में बेटा cos कितना डालेंगे 180 डालेंगे, तो यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिफ्थ सरफेस का
यानी इधर वाले सरफेस का बेटा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर ये cos थीटा से बेटा ये cos थीटा। थीटा कितने डालें बेटा अपोजिट डायरेक्शन में बेटा एक दूसरे से, तो 180 डालेंगे। तो cos 180 की वैल्यू -1 बेटा, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस का ई आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा लास्ट वाले सरफेस की, 6 सरफेस जो उस साइड में है, तो उसका जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा बेटा 6 सरफेस का तो कितना होगा हम जानते हैं। उधर का जो एरिया वेक्टर होगा तो एरिया वेक्टर उसका उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं। तो इसका एरिया वेक्टर इस तरीके से वैद्युत बल रेखाएं उसी डायरेक्शन में जा रही हैं, तो वैद्युत बल रेखाएं और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बनेगा बेटा 0 बनेगा, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल है बेटा, एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ से 6 सरफेस का बेटा निकलेगा ये cos 0, क्योंकि भाई पैरेलल में तो एंगल बनता ही नहीं है, 0 बनेगा, क्योंकि वही डायरेक्शन एरिया वेक्टर की है, वही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, तो वहाँ पर तो बेटा उसके मिड में 0। तो यहाँ से बेटा ये अब cos 0 की वैल्यू बेटा 1 होती है, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी e, तो ये आपका आ गया 6 सरफेस का नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, नोट करें, नोट हो गया, नोट हो गया, पढ़ाएं। अब हम स्केल लगाएंगे बेटा गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय यहाँ से देखेंगे गॉस ने क्या क्या बताया। गॉस की प्रमेय बेटा गॉस की प्रमेय, तो गॉस ने बताया था किसी बंद गोलीय कोष से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी कोई सरफेस बेटा वो एकदम क्लोज होना चाहिए चारों तरफ बेटा, उससे जो गुजरने वाला उससे जो पास होने वाला बेटा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बेटा वो क्या होता है बेटा। उन्होंने बताया किसी बंद गोलीय कोष से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, उस कोष के भीतर स्थित कुल आवेश, उस कोष के भीतर स्थित कुल आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। उन्होंने क्या बताया, देखिए गॉस ने क्या बताया, किसी बंद गोलीय कोष से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी कोष कैसा होना चाहिए चारों तरफ से एकदम क्लोज होना चाहिए। तो किसी बंद गोलीय कोष से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस कोष के भीतर स्थित कुल आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। उन्होंने क्या बताया था, एक बार फिर से देखेंगे, किसी बंद गोलीय कोष से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस कोष के भीतर स्थित कुल आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। अब इसका हम डेरिवेशन कराएंगे आपको, ये पहले नोट कर लीजिएगा, नोट करो, मिटाएं। तो गॉस की प्रमेय का डेरिवेशन करेंगे बेटा। ये मान लो कोई बंद सरफेस हो गया, एकदम क्लोज सरफेस बेटा, बंद सरफेस है। तो देखिए ये कोई बंद सरफेस हो गया बेटा, ये कोई हो गया बंद सरफेस। तो बंद सरफेस से सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज दैट देखिए कोई यहाँ से बेटा छोटा सा एक कट लगाएंगे, ये कट लगाएंगे बेटा, तो इस कट का जो एरिया वेक्टर होगा बेटा वो इस तरीके से होगा, इसका एरिया वेक्टर उस तरीके से कि जिस पृष्ठ का एरिया वेक्टर होता है उस पृष्ठ के परपेंडिकुलर और दूर की ओर होता है। तो इसका एरिया वेक्टर उधर और यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है इसके सेंटर पर, तो और इसकी रेडियस बेटा स्मॉल आर मान लीजिए, ये भी रेडियस मान सकते हो। तो यहाँ पर बेटा एक जो पॉइंट है बेटा, यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा पॉजिटिव चार्ज से बेटा अवे होती है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इस डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव से अवे होती है तो इस डायरेक्शन से बेटा अवे जाएगी उस डायरेक्शन में। तो यहाँ बेटा
एक कट मारेंगे तो इस कट का जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा बेटा वो क्या होगा, डीए होगा, क्योंकि ये कट पूरे सरफेस को देखते हुए बहुत ही छोटा है, तो इसलिए इसका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, सॉरी डीए लिख दिए, डी फाई। इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा डी फाई होगा। अब यहाँ से बेटा लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई नेट इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा नहीं इंटीग्रेशन डी फाई। जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा बेटा वो डी फाई होगा, वो डी फाई का डी फाई का इंटीग्रेशन, डी फाई का इंटीग्रेशन कैसे, जैसे सपोज दैट एक यहाँ से एक ही कट मारे बेटा, एक इसी तरीके से और कट मान लो, इस तरीके से और कट मान लो, इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे कट लगाते रहो, कट लगाते रहो, तो सबका कितना होगा डी फाई सबका निकलेगा बेटा इस तरीके से, ये सब बेटा कट लगाते रहो इस तरीके से बेटा, तो सबका डी फाई निकलेगा, डी फाई इसका, डी फाई इसका, डी फाई डी फाई डी फाई डी फाई, इस तरीके से क्या करेंगे बेटा, सब डी फाई का बेटा क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहाँ से बेटा क्या निकलेगा टोटल इंटीग्रेशन करने के बाद में, तो आ गई बात समझ में। इस तरीके से बेटा हम कट मारेंगे डी फाई जितने भी कट मारेंगे बेटा सबका डी फाई निकलेगा, और हमको एक कट तो पता नहीं है कि कितने कट लगाए हैं, तो क्या करेंगे एक कट का जितना होगा, जितना यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा डी फाई निकलेगा, क्योंकि कट पूरे सरफेस को देखते हुए बेटा बहुत ही छोटा है, तो ऐसे डी फाई तो प्रत्येक कट का होगा बेटा, तो हमको तो पता नहीं कि कितने कट लगे बेटा, तो उसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहाँ से बेटा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी फाई, और डी फाई बेटा क्या होगा, डी फाई इक्वल टू डी ए इंटू डी ए, पहले ई कर लीजिए, इंटू डी ए कास थीटा, इंटू डी ए इक्वल टू कास थीटा, ये क्या बेटा डी इंटू डी ए कास थीटा, यहाँ से डी फाई का मान छोड़ देंगे बेटा, तो डी ए हो जाएगा और कास थीटा, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा ई, एक कांस्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी प्रत्येक इसमें किसी भी सरफेस में निकाल बेटा इक्वल निकलेगी, तो इसको बाहर कांस्टेंट मान करके इसको बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो फील्ड है बेटा ये प्रत्येक पॉइंट पर बराबर बराबर निकलेगी, चाहे जहाँ निकाल के देख लीजिए, यहाँ 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 चाहे जहाँ निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कांस्टेंट रहेगी, तो कांस्टेंट जो राशियाँ होती हैं उनको इंटीग्रेशन साइन के बेटा बाहर निकाल लिया जाता है, तो ई तो बाहर आ गया, बचा क्या बेटा डी ए बचा, यहाँ से बेटा कास थीटा, तो थीटा एंगल जो होता है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का होता है, तो हम देख पा रहे हैं इसका एरिया वेक्टर उस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी सेम डायरेक्शन, दोनों भी सेम डायरेक्शन बेटा, तो यहाँ पर सेम डायरेक्शन पे एंगल कितना होगा 0। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो कट लगाए होते तो इसका एंगल चेंज हो जाता, एंगल फिर भी नहीं बेटा चेंज होता, समझो यहाँ पर जो कट लगाओ बेटा तो इसका एरिया वेक्टर अवे होता है ना सरफेस से, तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर, और यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बेटा तो प्लस चार्ज के कारण एरिया वेक्टर तो ऊपर की ओर है ही, मान लो सरफेस इसका है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो भी प्लस चार्ज के कारण बेटा अवे जाएगी, यहाँ भी तो सेम डायरेक्शन होगी, प्लस चार्ज है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ऊपर की ओर, और इस सरफेस का जो कट लगाएंगे बेटा इसका एरिया वेक्टर ऊपर, तो वहाँ भी एंगल बेटा 0 बनेगा, यहाँ पर आप कट लगाओ तो यहाँ पर भी बेटा 0 बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बेटा सेंटर पर रखा है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा वो इस तरीके से अवे होगी, और इसका एरिया वेक्टर वो भी इस तरीके से होगा, तो जहाँ जहाँ देखा जाए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में बेटा एंगल कितना बनता है 0, चाहे यहाँ देख लो चाहे यहाँ ये पूरे परिधि पर चाहे जहाँ कट लगाओ बेटा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल होगा वो 0 ही मिलेगा, तो ठीक है इसको एज कर देते हैं, तो यहाँ से बेटा इसलिए 0 पड़ा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का बेटा एंगल 0 है, तो यहाँ से निकलेगा बेटा ई
cos 0 की वैल्यू 1 तो 1 लिखना नहीं है, समाकलन dA रहेगा बेटा फाई बी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसका फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बेटा तो ये तो एक जो चार्ज बेटा पॉइंट के आकार का बेटा पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा वो ये होती है इंटू डीए का इंटीग्रेशन बेटा क्या होगा ए हो जाएगा। अब यहाँ से बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू जो ए बेटा ये आपका क्या है तो गोलीय सरफेस है, तो गोलीय सरफेस तो गोलीय वाला फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा बेटा क्यू अपान एप्सिलॉन 0। यही अभी बताया गया था गॉस की प्रमेय होती है। किसी बंद गोलीय कोश से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस कोश के भीतर स्थित कुल आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। प्रूफ हो गया था, नोट कर लो, नोट करो, नोट कर लीजिएगा। हटाया जाए